क्या साउंड क्लियर है? आवाज सभी को जा रही है? आप सभी का कमेंट बॉक्स मैं चेक कर रहा हूं, देख रहा हूं। ओके, नाइस, वेरी गुड। तो बच्चे लोग, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग म्यूटेशन के बारे में बात कर रहे थे और हमने आपको बताया कि जो म्यूटेशन का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। बस सीधा सीधा इतना समझो कि हमारे बॉडी में कुछ जेनेटिक या क्रोमोजोमल चेंजिंग होती है, हमारे डीएनए के जीन्स में कुछ चेंजिंग होती है और क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर या नंबर चेंज कर सकता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है। और कभी कभी हमारे जो गैमेट होता है, जिसे जर्म सेल बोलते हैं, उसमें भी चेंजिंग हो जाता है। तो वो जो म्यूटेशन होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में आपको इनहेरिट करता हुआ दिखाई देगा। तो म्यूटेशंस के बारे में हम पिछले 2 दिनों से काफी बातें कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं म्यूटेशंस से होने वाली कुछ जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनके बारे में। ह्यूमन बींग्स के अंदर में बेटा कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे आज हम। आज का लेक्चर जो हमारा है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर पे होगा। और पहली बात आपको यह समझ लेना चाहिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते किसे हैं। तो देखिए, जो भी जीन म्यूटेशन की वजह से जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी पैदा होता है, किसके वजह से बेटा? हमने लिखा है डिसऑर्डर या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ड्यू टू जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन क्रोमोजोम में भी हो सकता है और आपके जीन में भी हो सकता है। तो जीन के अंदर में म्यूटेशन होने की वजह से आपके बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी आता है, आपके बॉडी में कोई डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है, इसे नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। सॉरी, इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है। अब बात यह है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, आपको पता है ना मेंडल्स क्या बोलते थे? मेंडल्स बोलते थे कि किसी एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, जिसे डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट कहा जाता है। तो यहां पे भी जीन के अंदर में एक डोमिनेंट फॉर्म होगा और रिसेसिव फॉर्म होगा। ठीक है। तो देखिए, हमने लिखा है यहां पे डोमिनेंट, रिसेसिव, अगेन लिखा डोमिनेंट एंड देन रिसेसिव। तो यहां पे डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में जो है आपके बॉडी में डिसऑर्डर अपीयर होगा। मतलब कुछ आपके बॉडी में कैरेक्टर ऐसा है जिसके लिए डोमिनेंट एलील रिस्पॉन्सिबल है, उसी का जो रिसेसिव फॉर्म है वो किसी अलग तरह के डिजीज या डिसऑर्डर को प्रोड्यूस कर सकता है ना? आप समझ रहे हैं? तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। अब आपके बॉडी में, आपको यह मालूम है कि आपके बॉडी में 2 तरह के क्रोमोजोम्स होते हैं। एक को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं और दूसरा है सेक्स क्रोमोजोम, जिसे एलोजोम्स कहा जाता है। हमारे बॉडी में 23 पेयर्स क्रोमोजोम पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं। 23 पेयर्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जिसमें लास्ट पेयर जो है वो हमारा सेक्स को डिटरमाइन करता है। अगर फीमेल में देखा जाए तो वो पेयर XX होता है और मेल में देखा जाए तो वो पेयर XY होता है। बाकी जो 22 पेयर्स क्रोमोजोम मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। 22 पेयर क्रोमोजोम जो है बच्चों, वो मेल्स और फीमेल दोनों में सेम होता है। तो ये जो 22 पेयर्स क्रोमोजोम है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम्स, और जो लास्ट वाला पेयर है इसे सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। अब हमारा जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, वो ऑटोजोम में कहीं पे भी हो सकता है। भाई, हमारा फर्स्ट क्रोमोजोम है, उस पे भी बहुत सारे जीन होंगे। सेकंड क्रोमोजोम है, थर्ड क्रोमोजोम है। बेटा, क्रोमोजोम्स के ऊपर में बहुत सारे जीन्स होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन ईच क्रोमोजोम्स। हर एक क्रोमोजोम पे हजारों जीन्स बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? तो जितने भी जीन्स हैं उनमें कोई एबनॉर्मलिटी पैदा हो सकता है, और वो एबनॉर्मलिटी डोमिनेंट जीन में भी प्रोड्यूस हो सकता है बेटा, और रिसेसिव जीन में भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो जेनेटिक म्यूटेशन है ये डोमिनेंट जीन में भी हो सकता है और उसका रिसेसिव जीन में भी हो सकता है। इसलिए हमारे बॉडी में जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये 2 तरीके का होता है। एक रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं और डोमिनेंट होते हैं। अब मुद्दा ये आती है कि ठीक है सर, रिसेसिव है या डोमिनेंट है, तो हमारे बॉडी में तो 2 तरह के क्रोमोजोम है। आपके बॉडी में जो नॉर्मल क्रोमोजोम्स हैं, जो 1 to 22 पेयर्स तक, मतलब आपके बॉडी में 46 क्रोमोजोम में से 44 क्रोमोजोम
बोले तो 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स की बात करूं ये ऑटोजोम्स है। हर एक क्रोमोजोम्स का पेयर है, हर एक क्रोमोजोम्स का पेयर है। तो 22 क्रोमोजोम जो हमारा है वो ऑटोजोम्स है। इनमें से जो जीन्स है बेटा, इनके जो जीन्स है, इनके जीन्स में किसी तरह का कोई चेंजिंग होता है तो इसको हम लोग बोला जाएगा ऑटोजोमल डिसऑर्डर। ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है क्योंकि ऑटोजोम्स के जीन में कोई चेंजिंग हो रहा है। और अगर एक्स क्रोमोजोम में कोई चेंजिंग होता है तो इसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहा जाएगा। समझ रहे हो बात को भाई? एक्स क्रोमोजोम है, इसी को हम लोग सेक्स, देखो यहां पे सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर लिखा है ना बेटा। रिसेसिव हो सकता है या डोमिनेंट हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है जीन म्यूटेशन, वो एक्स पे क्रोमोजोम पे जो लोकेटेड जीन है उसमें भी हो सकता है, और जो आपका ऑटोजोम्स है उसमें भी हो सकता है। अच्छा, ऑटोजोम्स में दो तरह के जीन्स होंगे, या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव फॉर्म में होंगे। और सेक्स क्रोमोजोम में भी हो सकता है बेटा रिसेसिव और डोमिनेंट। और एक और भी होता है हमारे बॉडी में जो ह्यूमन मेल में होता है, बाई क्रोमोजोम। तो बाई क्रोमोजोम से भी रिलेटेड कुछ ट्रेट होते हैं, जैसे कि हाइपरट्राइकोसिस देखा होगा, पिन्ना में हेयर वगैरह आ जाता है ना। लेकिन हम फिलहाल अभी बाई ट्राइकोसिस के बारे में, मतलब बाई लिंक्ड से कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो मैं बता रहा हूं उसको आप फिलहाल समझिए, ठीक है। और आप एक पहले बात तो एक काम करो बेटा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पे बनाने का इसको फ्लो चार्ट, और इसको याद करने का, याद करोगे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में जो एबनॉर्मलिटी होती है वो ऑटोजोम्स में भी हो सकता है, और सेक्स लिंक्ड में भी, सेक्स क्रोमोजोम में भी हो सकता है, एक्स क्रोमोजोम में भी हो सकता है। ये बात हमें समझ में आई? चलो ठीक है। अब ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल, समझिए आप मेरी बात को। हमारे बॉडी में जो ऑटोजोमल है उसके डोमिनेंट जीन में भी हो सकता है या रिसेसिव में भी हो सकता है। तो कौन कौन से जो डिसऑर्डर है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है, और कौन कौन से डिसऑर्डर ऐसे हैं जो ऑटोजोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल है। कौन से ऐसे हैं जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के हैं और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के हैं। तो चार तरह के हमने आपको यहां पे एग्जाम्पल्स सेट किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप मेरी बात को मानिए, नीट वालों ने आपको ये बात इस साल के एग्जाम में एहसास कराया है कि अब पेपर बायोलॉजी का हमेशा टफ सेट होगा बेटा, बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए बायोलॉजी को। आइए मैं एक एक करके सब चीजों के बारे में सिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट में आपको देखना पड़ेगा कि ऑटोजोमल डोमिनेंट हमारे बॉडी में जो डिसऑर्डर पैदा होता है वो बहुत टाइप के होते हैं, पर जो एग्जाम में नॉर्मली आते हैं उनको बारे में मैंने सारा, इतना अगर आप कर लोगे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। ध्यान से समझिएगा। एक तो कंडीशन होता है पॉलीडेक्टाइली, एक होता है ब्रैकेट। मैं बता रहा हूं, सबको एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में, पहले आप मेरे साथ याद करो सारी बातें, ठीक है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में आपको मेरे साथ बोलना है, एक पॉलीडेक्टाइली है, एक ब्रैकिडेक्टाइली है, एक हंटिंगटन्स डिजीज है या इसे हंटिंगटन्स कोरिया भी बोलते हैं, एक होता है बेटा पीटीसी टेस्टिंग, इसे कहा जाता है फिनाइल थियोकार्बामाइड टेस्टिंग। क्या होता है अभी समझाते हैं। और एक होता है फ्री ईयर लोब्स, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो ये पांच जो मैंने ट्रेट दिखाए हैं, ये जो पांच जो डिसऑर्डर दिखाया है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। बहुत बार आप ऐसा देखोगे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोजोमल डोमिनेंट और बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएगा। इन्हीं चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। आइए ऑटोजोमल रिसेसिव का हम लोग देखते हैं। एक तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता चुका हूं, सिकल सेल एनीमिया, जिसको हमने बताया था जीन म्यूटेशन में सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा थैलासेमिया, उसके बाद है फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसके बाद है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड देन अल्जाइमर्स। तो ये पांच हमने ऑटोजोमल रिसेसिव का एग्जांपल दिया है, आपको ये मालूम होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड अल्जाइमर, ये पांच जो डिजीज है इनको आप याद करिए, ये आपके ऑटोजोमल रिसेसिव के एग्जांपल हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्स लिंक्ड या फिर जिसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहा जाता है उसका। तो इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। हीमोफीलिया, हेमोफीलिया है बेटा। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था मैंने। रेड ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता पर्सन, तो इसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और एक और चीज है जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। याद रखना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल है, ये डोमिनेंट नहीं है बेटा, ये रिसेसिव का एग्जाम्पल है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये 3 डिजीज जो है आपको सेक्स लिंक्ड वाला में, रिसेसिव कंडीशन में आपको 3 याद करना है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगला बात है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। मैं 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट आज तक के आप प्रीवियस जितने साल से नीट हो रहा है आप देखोगे रिकॉर्ड है, कभी ऐसा एग्जाम में नहीं आया हुआ है। मैं 1-2 आपको जानकारी के लिए दे रहा हूं, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा माइंड से, आप बिल्कुल मत याद करिएगा, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, एक जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि एक रेड सिंड्रोम होता है, डबल कॉर्टेक्स सिंड्रोम होता है, और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के कैटेगरी में आते हैं, पर वो चीज हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो ये हमें आएगा ही नहीं एग्जाम में। तो हमें फोकस इन सारे चीजों पे करना है। हमें फोकस कहां पे करना है? ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये 3 तरह की जो चीजें हैं, और जो भी मैंने लिखा है ये आपके सिलेबस में दिया गया है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा हर चीजों के बारे, हर बीमारी के बारे में जानकारी दे देता हूं, आप नोट करते जाइएगा। वीडियो को पॉज करके देखिए। किसी को कोई समस्या हो रहा है बच्चे लोग? कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलीडेक्टाइली के बारे में। बेटा पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिजिट हो जाना। अगर आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा, ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां हैं, 5 उंगली होता है नॉर्मली हाथ में, है ना। हाथ या पैर की उंगली अगर बढ़ जाए बेटा, एक्स्ट्रा हो जाए, 5 से ज्यादा हो जाए, तो इसी को बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। ये एक प्रकार का ऑटोजोमल डोमिनेंट है। बस इतनी बात याद रखना है कि पॉलीडेक्टाइली में एक्स्ट्रा डिजिट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फिंगर्स आ जाते हैं। ओके, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए ब्रैकिडेक्टाइली क्या है? ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल फिंगर्स हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपके गांव में, जैसे हमारे एक अंकल जी हैं, उनका पैर का जो उंगली है ना वो ऊपर नीचे हो गया है ना। तो ये एक प्रकार का ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकिडेक्टाइल। ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपने किसी आदमी वगैरह का देखा होगा, टोज का या फिंगर का एबनॉर्मल तरीके से होता है। आप इसका गूगल में सर्च करो, आप इसका पिक्चर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ब्रैकिडेक्टाइली में क्या होता है? एबनॉर्मल तरीके से फिंगर्स या टोज का अरेंजमेंट हो जाता है, तो इसे ब्रैकिडेक्टाइली कहा जाता है। एक आपको हंटिंगटॉन्स डिजीज है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आपके ब्रेन के टिश्यू डेथ होना शुरू हो जाते हैं। ब्रेन्स के अंदर में जो टिश्यू है, जो न्यूरॉन्स वगैरह है, वो सारे डेथ होना शुरू हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स क्या याद रखना है? देखिए मैं कहीं कहीं पे नंबर डाला हूं, ये नंबर का क्या इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखना है। हंटिंगटॉन्स डिजीज जो है, या इसको हंटिंगटॉन्स कोरिया भी कहते हैं, ये 4th नंबर क्रोमोसोम में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से पैदा होता है। यह आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 4th नंबर क्रोमोसोम्स, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हंटिंगटॉन्स डिजीज में या हंटिंगटॉन्स कोरिया में कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट होता है। याद रखना बेटा 4th नंबर क्रोमोसोम। चलिए अगला बीमारी पढ़ते हैं जिसको हम लोग पीटीसी टेस्टिंग बोलते हैं। इसका नाम है बेटा, ध्यान से समझिएगा, इसका नाम है फिनाइल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग। ये क्या होता है? ये हमारे फूड में केमिकल्स होता है। ये केमिकल्स जो है, ये केमिकल को टेस्ट करने का जो क्षमता है वो उस पर्सन के पास होता है जिसके लिए पीटीसी का डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा है ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो ये पीटीसी का जो टेस्टिंग है, पीटीसी जो टेस्टिंग करने की कैपेसिटी है, ये मतलब एक टेस्टिंग है। मतलब आप समझिए कि आपके फूड में केमिकल्स है, तो किसी पर्सन के अंदर में उसका डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो वो उसको टेस्ट करके बता सकता है। जिसके अंदर में टेस्ट नहीं होगा वो नॉन टेस्टर कहलाता है। इसमें 2 तरह का कॉन्सेप्ट आता है, टेस्टर और नॉन टेस्टर। तो जो टेस्टर होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, जो नॉन टेस्टर होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। तो पीटीसी पे हम नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग जब क्या बोलते हैं वो पेडिग्री का चार्ट हम आपको सिखाएंगे, तो इस पे क्वेश्चंस बेटा आपके फिंगर टिप्स में दिया हुआ है, आपको जो मॉड्यूल्स दिया हूं उसमें भी दिया हुआ है ना। तो वो सारी जगहों पे आप देखोगे, है ना, जो भी मैंने मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करवाया है उसमें ये पीटीसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए फ्री ईयर स्लोप्स, है ना, कई लोगों का फ्री ईयर्स होता है, कई लोगों का अटैच ईयर होता है। तो फ्री ईयर लोब्स जो होता है बेटा, कान देखोगे, कान में फ्री ईयर स्लोप्स जो होते हैं ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है।
तो ये सारे बीमारी आपको जो है वो आपको ऑटोजोमल डोमिनेंट में याद रखना है। थोड़ा थोड़ा कंडीशन भी था, मैंने आपको बता दिया, बस दिमाग में रखिए इस बात को। ओवरऑल आपको समझना है कि ये सारे डोमिनेंट के हैं और ये सारा चीज कॉन्सेप्ट अभी आपको पेडिग्री में मैं अप्लाई करूंगा कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, ये मुझे काम आएगा आगे समझाने में। चलिए यहाँ पे अच्छा कुछ कुछ बीमारी ऐसे है, कुछ कुछ डिजीज ऐसे है बेटा जिसको जरा ज्यादा फोकस करना है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। सिकल सेल एनीमिया में मैंने बताया आपको ये रिसेसिव ऑटोजोमल का एग्जाम्पल है। इसमें मैंने आपको बताया कि इस डिजीज में किसी भी पर्सन का जो 6th अमीनो एसिड होता है, 6th अमीनो एसिड, उसमें बेटा म्यूटेशन होता है, ठीक है। और वो म्यूटेशंस मैंने बताया था डीएनए लेवल पे होता है। ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया बेटा, है ना। तो सिकल सेल एनीमिया में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो नॉर्मल आरबीसी का शेप है वो नहीं होकर के सिकल शेप जैसा हो जाता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव है। वल्हिस्ल्यूथ्रोप्रोग्लुगुलिस 6 नंबर का जो ग्लूटामिक एसिड है 6 नंबर पे, वो वैलिन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे बेटा कोडोन में चेंजिंग, जेनेटिक कोड में चेंजिंग होती है। और ये मैंने बताया था जीन म्यूटेशन का एग्जांपल है बेटा, ट्रांसवर्जन का एग्जांपल है प्रीवियस लेक्चर में, आप याद करो इस बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से सारी बातें हमने किया है और आप आगे आने वाले समय में भी बहुत सारी बातें इससे करेंगे। अगली एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलासेमिया। थैलासेमिया एक ऐसा कंडीशन है बेटा जिसको अभी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। अल्फा और बीटा जो पॉलीपेप्टाइड्स होता है हीमोग्लोबिन के, जो सिंथेसाइज होते हैं, उनका सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है, उनका सिंथेसिस कम हो जाता है, या कभी कभी डिफेक्टिव जीन होने की वजह से सिंथेसिस ही बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें जो बीमारी होती है उसको हम लोग थैलासेमिया बोलते हैं। थैलासेमिया भी ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ध्यान रखना। चलो अगला चलते हैं बेटा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बेटा, ये 12 नंबर क्रोमोजोम, 12 नंबर क्रोमोजोम में को अफेक्ट मतलब प्रॉब्लम होता है, 12 नंबर क्रोमोजोम में अफेक्ट होता है, तो ये भी एबनॉर्मलिटी पैदा होता है। क्रोमोजोम नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं बच्चों, क्रोमोजोम नंबर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम के जो बीमारी है इसमें कौन सा क्रोमोजोम अफेक्ट होता है, तो 12 नंबर क्रोमोजोम जो है उसके अंदर में जीन म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बेटा, आपके बॉडी में फिनाइल एलानिन का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर के पिगमेंट्स बनते हैं। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्रोमोजोम नंबर जरूर याद रखिए बच्चों, 12 नंबर क्रोमोजोम। अच्छा सिस्टिक फाइब्रोसिस देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। जो भी चीज मैं बता रहा हूं ध्यान रखिएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस में मैंने आपको 7th क्रोमोजोम बताया है, क्रोमोजोम नंबर 7th जो है इसमें अफेक्ट होता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में जिस पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उसमें सॉल्ट, जो पसीना उनका निकलता है, जो स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग एक्सेस सॉल्टी होता है, ज्यादा सॉल्टी होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस नहीं होने की वजह से होता है। तो सीधी सीधी बात समझिए, 7th नंबर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, 7th नंबर क्रोमोजोम इफेक्ट होता है और इसका एक्सेस सॉल्टी जो है ना बेटा, एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है इसके स्वेटिंग में, तो ये जरा ध्यान रखना। अगला बीमारी है अल्जाइमर, है ना। अल्जाइमर जो होता है इसमें 19th नंबर क्रोमोजोम, 19th नंबर क्रोमोजोम आपका अफेक्ट होता है, ठीक है। और इससे साथ साथ 21st नंबर क्रोमोजोम को भी अफेक्ट करता है। तो ये बीमारी डाउन सिंड्रोम से कनेक्टेड है। डाउन सिंड्रोम हालांकि वो तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है बेटा, लेकिन डाउन सिंड्रोम से कनेक्टेड है। डाउन सिंड्रोम का सिम्टम इस बीमारी में दिखाई देता है अल्जाइमर्स में। जैसे डाउन सिंड्रोम में मेंटल रिटार्डेशन होता है, तो अल्जाइमर में भी मेंटल रिटार्डेशन होता है। जो किसी पर्सन को अगर अल्जाइमर नाम की बीमारी हो तो उसको मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेमोरी लॉस होता है, कंफ्यूजन होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, एनाइजिटी का प्रॉब्लम होता है ना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है मेंटल रिटार्डेशन से, भूलने की क्षमता जो आना, मेमोरी लॉस होना, ये सारा अल्जाइमर नाम के पेशेंट, अल्जाइमर बीमारी जो है इसके पेशेंट में देखने को मिलता है। और ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रिसेसिव का एग्जांपल है। 19th नंबर क्रोमोजोम बच्चों इसमें अफेक्ट होता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अल्जाइमर में 19th नंबर क्रोमोजोम अफेक्ट होता है। बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा मत। आइए अगली बात हम करते हैं सेक्स लिंक्ड
कि हम लोग सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि सेक्स लिंक्ड इन रिसेसिव में जो सबसे पहला बीमारी है हमारे पास वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की कैपेसिटी लॉस हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ब्लड को क्लॉट करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, वो आपके बॉडी में नहीं बनता है। और इसके भी हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी दो फॉर्म्स होते हैं। तो कहां पे कौन सी प्रॉब्लम होती है वो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो हीमोफीलिया एक प्रकार का सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है बच्चों, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर रखना, कौन रिसेसिव में है, कौन डोमिनेंट में है, कौन ऑटोजोमल डोमिनेंट, कौन ऑटोजोमल रिसेसिव, कौन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। आपको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो याद ही नहीं करना है, ये तो डिलीट कर देना बच्चों, ठीक है। तो हीमोफीलिया के बारे में आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव का है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते हैं, जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम्स होती है। अगला बात है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में मैंने क्या बताया कि पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। कोई बंदे को अगर ये बीमारी होती है तो वो रेड और ग्रीन कलर में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने बताया था कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है ना। तो ये रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बहरहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इट इज द एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, दैट इज द पॉइंट। ओके बच्चों, अगला है बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगला जो बीमारी है उसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हमारे बॉडी में क्या होता है, एक डिस्ट्रोफिन नाम के प्रोटीन बनता है ना। आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे भी, ठीक है। डिस्ट्रोफिन जीन के बारे में वहां पे डिस्कशन किया गया है। तो हमारे बॉडी में एक डिस्ट्रोफिन जीन होता है। तो ये जो डिस्ट्रोफिन जीन होता है, इनके अंदर में म्यूटेशन होने की वजह से हमारे बॉडी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कम एज में ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं और मसल्स में प्रॉब्लम होता है, मसल्स का रिटार्डेशन होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो आई होप आपको ये तीन बीमारी याद हो गया होगा। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं करना, बस दो एग्जांपल मैंने लिख दिया है बेटा, रेट सिंड्रोम और डबल कॉर्टेक्स सिंड्रोम। इसके बारे में चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन कोई जरूरत की बात नहीं है, इसलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं यहां से, ठीक है। तो फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे सभी बच्चे लोग। मैंने बोला मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जो कि हमारे जीन्स के अंदर में म्यूटेशन होने की वजह से होता है, यानी जेनेटिक म्यूटेशन, जिसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है, उसके वजह से ये डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम लोग क्रोमोजोमल म्यूटेशन की बात करेंगे। क्रोमोजोम में होने वाले जो, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवार्ड सिंड्रोम हो गया। जैसे आपके एनसीईआरटी में डाउन सिंड्रोम दिया गया है, क्लाइनीफिल्टर दिया गया है, टर्नर सिंड्रोम दिया गया है, 3 सिंड्रोम दिया गया है। तो 3 पर जरूर फोकस करना है, कहां पे ट्राइजोमी हो रहा है, कहां पे मोनोजोमी होता है। वैसे मैं बता दे रहा हूं, क्लाइनीफिल्टर में एक्स क्रोमोजोम में ट्राइजोमी होता है, एक्स क्रोमोजोम में, इसलिए उसका सिंबल क्या होता है, डबल एक्स वाई, है ना। नॉर्मल कंडीशन में किसी लड़के का एक्स वाई होता है और एक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर डाउन सिंड्रोम में जो होता है बेटा, वो 21st क्रोमोजोम में ट्राइजोमी होता है। डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोजोम में, यानी कि वो ऑटोजोमल है। 21st क्रोमोजोम है ना, तो ऑटोजोमल है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद फिर टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें एक्स क्रोमोजोम में मोनोजोमी हो जाता है, तो X0 हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो जाना जीन म्यूटेशन की वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाता है। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, 4 तरह के कंडीशन को पैदा कर सकते हैं। ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है पॉलीडेक्टाइली, ब्रैकिडेक्टाइली, हंटिंगटन्स डिजीज, फिनाइल क्या बोलता है, फिनाइल थियोकार्बामाइड या पीटीसी टेस्टिंग इसको बोलते हैं, फ्री ईयर लोब बोलते हैं। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया हो गया, ऑटोजोमल रिसेसिव का, थैलासेमिया हो गया बेटा, फिनाइल किटोन्यूरिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, अल्जाइमर हो गया। क्रोमोजोम नंबर जहां जहां पे जो दिया गया है उसको आपको याद करना है। फिर हमने बात किया बेटा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का, इसमें हेमोफीलिया हो गया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। फिर हमने बात किया सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का, रेट सिंड्रोम हो गया और डबल कॉर्टेक्स सिंड्रोम हो गया। सो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। और बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, तो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद।